अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पेपर 2 डिस्कस करना है मई जून 2023 टू 1। इंस्ट्रक्शंस से आप लोग वैसे भी अवेयर हैं क्या है, एक दफ़ा इनको रीड आउट कर लीजिएगा। हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज एन एयरक्राफ्ट pulls a glider along a runway as shown in Figure 1.2 shows speed of glider during the first 12 seconds of the motion। स्पीड टाइम ग्राफ है और फर्स्ट क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ग्लाइडर इन द फर्स्ट 12 सेकंड्स। हमने ग्लाइडर के मोशन को डिस्कस करना है क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो इस स्ट्रिंग या वायर के जरिए ग्लाइडर को जो है वो रनवे पर मूव करवा रहा है। ये ग्राफ है जिसके दो पार्ट्स हैं, एक है 0 से 6 सेकंड तक का और सेकंड वन है 6 से 12 सेकंड का। ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको हमने वर्डिंग में राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये 0 से 6 सेकंड तक की है, दिस स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, अब अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन इसके चाहते हैं तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सुन सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ 1 और 2 के, जिसमें आपको स्पीड टाइम ग्राफ 1 में इसका पता चलेगा कि ये ग्राफ हम कैसे स्टडी करते हैं और कैसे कैसे इंफॉर्मेशन इसमें से फिगर आउट करते हैं। तो 0 से 6 सेकंड तक जो है वो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। तो इस केस में जो स्लोप होगी वो होगी एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट है। और अब जो ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस 6 से 12 सेकंड तक, इस केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो इस लाइन की जो स्लोप है वो होगी 0। तो ये दो इंफॉर्मेशन है जो यहाँ से हमने फिगर आउट की है। इन इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर पार्ट ए में एक्सप्लेन करना है, वर्ड्स में इसको राइट डाउन करना है। तो ये इसका आंसर होगा। कुछ चीज़ें मैंने ज़रा ज़्यादा डिटेल में लिख दी हैं, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। पार्ट 2 है, इन द फर्स्ट 6 सेकंड ऑफ द मोशन देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स गिवन है। यूजिंग द इंक्रीज इन स्पीड इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स कैलकुलेट द मास ऑफ द ग्लाइडर। जब फोर्स आ गई है, मास आ गया है, तो F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। M इज इक्वल टू F ओवर A। फोर्स है 1800 न्यूटन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन जो है वो होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम जो है वो 6 सेकंड्स है, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड हमने देखनी है क्या होगी 6 सेकंड में। तो ग्राफ को जरा हम जूम इन करते हैं, ये 6 सेकंड्स है। अब यहां से देखें कि 6 सेकंड में कौन सा जो है ब्लॉक आ रहा है। ये इसका मतलब है 6 सेकंड में 20 और 25 के दरमियान हमने देखना है, तो 20 से ऊपर दो ब्लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, 20 प्लस 2 ब्लॉक्स। अब एक ब्लॉक हमें कितनी स्पीड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो देखेंगे। 20 से 25 तक 5 मीटर के इंटरवल में देखें कितने ब्लॉक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो 5 ब्लॉक्स हैं, इसका मतलब है एक ब्लॉक हमें 1 मीटर पर सेकंड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो टोटल ब्लॉक्स यहां तक हो गए हैं 22। ठीक है, 6 सेकंड पर। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है 6 सेकंड में वो होगी 22 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड जो है वो 22 मीटर पर सेकंड है। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, 22 माइनस 0, तो एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू होगी 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको प्लेस करेंगे तो मास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 490 kg।
486 के करीब आंसर आएगा, तो 490 kg जो है ये आंसर होगा। 486 भी आपका सही आंसर होगा। आप वही आंसर जो कैलकुलेटर पे आ रहा है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पार्ट सी है, डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ग्लाइडर इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स। अब हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखें, डिस्टेंस जो है वो होता है s इज इक्वल टू वी टी। इसका मतलब है v और t को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस ग्राफ से डिस्टेंस का पता चलेगा। तो अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके ग्राफ से कुछ फिगर आउट करते हैं तो उसके लिए हम एरिया जो है वो यूज करते हैं, एरिया अंडर दिस लाइन या दिस ग्राफ। तो ये जब एरिया है हमने फाइंड आउट करना है, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है ये बन रही है ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल का जो एरिया है वो यहाँ पर यूज करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस 6 है, वाई एक्सिस की वैल्यू 22 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 22, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 66 मीटर। पार्ट डी है, ग्लाइडर हैज नो इंजन एंड स्टेज इन द एयर विद द यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट। व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट? हमें पता है कि हीटअप होने की वजह से जो हॉट एयर है वो अपवर्ड मूव करती है लेस डेंस होने की वजह से, और इसकी जो जगह होगी वो कोल्ड एयर इसको रिप्लेस करेगी। तो हॉट एयर अपवर्ड मूव करेगी लेस डेंस होने की वजह से, कोल्ड एयर इस हॉट एयर की जगह पर आएगी मोर डेंस होने की वजह से। तो ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, तो ये हॉट और कोल्ड एयर का जो या एयर की जो ये मूवमेंट है ना, इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। सजेस्ट हाउ कन्वेक्शन करंट सपोर्ट्स द ग्लाइडर। जो हॉट एयर है वो जब अपवर्ड जाएगी वो ग्लाइडर को बेसिकली सपोर्ट करेगी। तो इसकी ज़रा डिटेल लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसकी डिटेल्स मैंने लिख दी है, हालांकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन मैंने डिटेल में लिख दिया था ताकि बात क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सेफ्टी टेस्ट ए कार ऑफ mass travels at a speed and collides with stationary van of mass। जो गिवन डेटा है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट कार है इसकी स्पीड v1 है, इसका मैस m1 है। हम इसको नोटेशन दे लेते हैं, दिस इज m1, दिस इज v1। और स्टेशनरी वैन है, वैन का मैस m2 है। ये रिस्पेक्टिव होती हैं, जो पहले वैल्यूज हैं वो 1 1 है, जो बाद में वो 2 2 हैं। स्टेशनरी वैन, तो स्टेशनरी मींस एट रेस्ट, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 0 होगी। आफ्टर कोलिजन कार एंड वैन मूव टुगेदर, कार और वैन जो ये मूव टुगेदर है इसका मतलब है ये स्टिक हो गई हैं। इसका मतलब है इन दोनों की एक ही वेलोसिटी है, जिसे कॉमन वेलोसिटी कहते हैं। तो अब हमने फाइंड क्या कुछ करना है। डिफाइन मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जस्ट आपने ये डेफिनेशन इसकी लिखनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। वैक्टर साइन मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जस्ट एक रिवीजन है, आपने ये वाला जो पॉइंट है यही आपका आंसर है, ये एक्स्ट्रा है रिवीजन के लिए। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, इसके यूनिट होते हैं। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। स्टेट द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो यही वाले इसके जो यूनिट्स हैं हम लिखेंगे। मैस का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। ये चेंज इन मोमेंटम के केस में होता है। आप कोई एक यूनिट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार एंड वैन आफ्टर कोलिजन, यानी हमने कॉमन वेलोसिटी जो है फाइंड करनी है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फार्मूला है, कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैसेज। ठीक है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो साइन है
ये प्लस या माइनस हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन है दोनों बॉडीज की तो प्लस होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ये सॉल्व कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है वो ये वाला है, और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी जीरो है, इस वजह से इसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 11,000, प्लस सेकंड बॉडी एट रेस्ट थी तो जीरो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ मैसेज, दोनों के मैसेज को ऐड करें तो ये आ जाएगा 4100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.7 मीटर पर सेकंड। पार्ट सी, कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एंड वैन। कार और वैन की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय एम। कार और वैन है ना, तो कार और वैन दोनों का मैस यहाँ पर आएगा, दोनों के मैस का जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 4100, और जो दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है वो है 2.7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो इसका जो आंसर होगा 14,945 जूल होगा, लेकिन आपकी जो आंसर शीट है मार्किंग स्कीम में 15,000 जूल लिखा है तो उसको लिख लेते हैं। पार्ट टू है स्टेट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डेट अकर्स इन द कोलिजन। जब भी कोलिजन होती है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में, डिफॉर्मेशन में, साउंड एनर्जी में, आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है एक कार की वो दूसरी कार की काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, बल्कि होती है, जिससे वो फिर स्टिक होके मूव करती है। काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में भी हो सकती है, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, डिफॉर्मेशन में भी हो सकती है। मल्टीपल इसके आंसर हैं, आप कोई भी एक आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इन आंसर्स के भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपके जो मार्किंग स्कीम है, जो मैंने आपको हिंट्स दिए थे वो भी मल्टीपल हैं, तो उनमें से ही एक मैंने चूज करके यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 3.1 show the circuit containing 3 resistors, 12 volt power supply and ammeter. Calculate the current in the 4 ohm resistor. करंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V over R, V है 12 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि क्या हम यहाँ पर 400 लिखेंगे या क्या करेंगे। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए, देखें ये 3 रेजिस्टर्स हैं, ये कॉम्बिनेशन कौन से, एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं, तो आपने सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखना है कि यूज कौन सा हो रहा है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ठीक है। तो जब करंट सेम है तो इसका मतलब है 400 में, 200 में, 100 तीनों में करंट जो है वो सेम होगा। तो इसका मतलब है यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगी वो इन तीनों का सम आएगी, यानी कि आर इक्विवेलेंट आएगी। तो आर इक्विवेलेंट इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगी, इन तीनों को सिंपली ऐड करेंगे, 4 + 2 6 + 1 7 700 ओम। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता फिर वोल्टेज सेम होता तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो गिवन है वही हम यूज करते। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.017 एम्पियर, ठीक है। पार्ट बी में कैलकुलेट द पावर प्रोड्यूस्ड इन दी 400 ओम रेजिस्टर। पावर के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, वी आई भी है, आई स्क्वायर आर है, वी स्क्वायर आर है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि आपने कॉम्बिनेशन देखना है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये फॉर्मूला यूज करें, अगर जनरल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को हम यूज करेंगे। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 0.017 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब रेजिस्टर हमने 400 यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर रेजिस्टर में पावर जो है प्रोड्यूस हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.115 या 0.12 वाट।
पार्ट सी है स्टूडेंट यूजेज ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स इन एन अदर सर्किट। ये स्टेटमेंट जो है ना स्टूडेंट्स, आपने अब इसको ज़रा बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना है, बड़ा गौर से समझना है। शी कनेक्ट्स देम सो दैट देयर इज अ लार्जेस्ट पॉसिबल करंट इन ईच रजिस्टर। इसका मतलब है लार्जेस्ट पॉसिबल का मतलब है कि करंट जो है वो तीनों में अब डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब करंट डिफरेंट हो गया तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमें फौरन पता चलेगा अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया है। करंट इन वन ऑफ द रेजिस्टर इज लार्जर देन द अदर्स। शी कनेक्ट्स द एमीटर इन द सर्किट टू मेजर द करंट। जिसमें करंट लार्जर होगा उसके साथ हमने एमीटर को कनेक्ट करना है। ड्रॉ द सर्किट। तो जब भी करंट लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब हम बैटरी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टर्स हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। पहले 400 है तो यहाँ पर 400 वाला प्लेस कर देंगे। उसके बाद 200 वाला है तो यहाँ 200 वाला प्लेस करेंगे। यहाँ पर 100 वाला है तो 100 वाला प्लेस करेंगे। और जिसकी रेजिस्टेंस लार्जर होगी उसके साथ एमीटर को हमने जोड़ना है। ठीक है, देखें करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V ओवर R। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। वोल्टेज सेम है तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स हैं। जितना करंट उसमें ज़्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जितनी रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज़्यादा। ठीक है, तो लार्जर करंट जो है वो स्मॉलेस्ट जो रेजिस्टेंस है उसमें होगा। तो स्मॉलेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। तो हमने एमीटर जो है 100 ओम के साथ प्लेस करना है। तो यहाँ पर मैंने एमीटर को प्लेस कर दिया। एमीटर चूंकि करंट को मेजर करता है इस वजह से एमीटर को भी हमने सीरीज में ही कनेक्ट करना है। इसके बाद आप बाकी जो सर्किट है वो इस तरह कनेक्ट कर देंगे, ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि स्टेटमेंट से आपने कैसे फिगर आउट करना है कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। A student pushes a drawing pin into a wooden board. Area of pin is this. Student pushes downward with force of this. Mass is very small. Calculate the pressure exerted by the finger. सॉलिड है तो सॉलिड में जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है 26 न्यूटन और एरिया जो है 5 इंटू 10⁻⁻⁵। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, और उसके अलावा डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 52 पास्कल। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। पार्ट 2 है कंपेयर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फिंगर ऑन द ड्राइंग पिन एंड एक्सर्टेड बाय द ड्राइंग पिन ऑन द वुडन बोर्ड। फिंगर की वजह से इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है और ड्राइंग बोर्ड पर जो वुडन बोर्ड पर ये जो इस ड्राइंग पिन है इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, इनको कंपेयर करें तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। जितनी फोर्स फिंगर प्रेस करेगी उतनी ही फोर्स वुडन बोर्ड पर एक्सर्ट होगी। पार्ट 3 एक्सप्लेन व्हाई द ड्राइंग पिन गोज इनटू द वुडन बोर्ड बट नॉट इनटू द फिंगर। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये जो ड्राइंग पिन है ये वुडन बोर्ड में पेनिट्रेट करेगी लेकिन जो फिंगर इसमें पेनिट्रेट नहीं करेगी। उसकी रीज़न क्या है, जो इस सरफेस वाला पार्ट है इसका वो उसका लार्जर एरिया है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो स्मॉलर होगी, सॉरी प्रेशर स्मॉलर होगा। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होगी। और पिन का ये जो टिप है नीचे वाला हिस्सा है यहाँ का एरिया बहुत स्मॉल होता है क्योंकि ये शार्प होती है, इस वजह से यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ड्राइंग पिन के जो टिप है यहाँ का प्रेशर जो है वो लार्जर होने की वजह से ये जो पिन है ड्राइंग वुडन बोर्ड में पेनिट्रेट कर जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं क्योंकि प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया है
हमने देखा है कि दोनों फोर्सेस सेम है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। तो यहाँ से आपने जब भी डिस्कस करना है एरिया और प्रेशर दोनों को ही आपने डिस्कस करना है, स्मॉलर एरिया ग्रेटर प्रेशर या लार्जर एरिया स्मॉलर प्रेशर। पार्ट बी है, फिगर शोज वाटर इमर्जिंग फ्रॉम द बैग दैट कंटेन नंबर ऑफ स्मॉल होल्स, एक्सप्लेन व्हाई वाटर इमर्जेस फ्रॉम ईच होल इन राइट एंगल टू द सरफेस। यहाँ से जो हर होल से पानी जो है बाहर आ रहा है तो वो राइट एंगल या परपेंडिकुलर क्यों है? उसकी रीजन है कि जो प्रेशर है एक तो इन ऑल डायरेक्शन एक्ट करता है, ठीक है, और दूसरा हर डायरेक्शन में जो ये एक्ट करता है ये परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है। तो एक तो ये इक्वली हर डायरेक्शन में एक्ट करता है और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। इस वजह से ये जो लिक्विड है ये भी आउटवर्ड जब आता है तो राइट एंगल्स पर ही आता है। पार्ट टू है, होल्स एट ए एंड बी आर सेम साइज। ये दो होल्स हैं, ये वाला और ये वाला। एक्सप्लेन व्हाई द वाटर इमर्जेस फास्टर फ्रॉम होल ए देन एट बी। बी में जो वाटर जो है वो फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स है वो ये वाला है और ए से ये वाला है। इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर हो रहा है एज कम्पेयर टू बी, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा क्यों है ए पर? लिक्विड है, लिक्विड के केस में हमने ये बात पढ़ी है P इज इक्वल टू रो जी एच। रो भी कांस्टेंट है क्योंकि वाटर है, जी भी कांस्टेंट है। ये बेसिकली डेप्थ है। इसका मतलब है कि हाइट का वर्ड मैंने कह दिया, ये है डेप्थ। तो ए की डेप्थ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। जितनी डेप्थ ज्यादा होगी इसका मतलब है उतना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि उतनी फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा, स्पीड ज्यादा होगी। ये मेन पॉइंट है, डेप्थ का कॉन्सेप्ट इसमें मेन आता है। तो ये पॉइंट होगा कि जितना ए जो है ज़्यादा डेप्थ में होगा उसके अपर जो लिक्विड है वो उतना ज़्यादा होगा, लिक्विड का मैस, लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पीड बॉटम पर ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर शोज पार्टिकल इन अ सैंपल ऑफ लिक्विड वाटर, एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट पार्टिकल्स व्हाई लिक्विड एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड फॉर द सेम टेम्परेचर राइज। लिक्विड में एक्सपेंशन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है? देखें, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी फॉर पार्ट होते हैं और सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जितने ये फार पार्ट होते हैं, पहला पॉइंट आ गया कि ये फार पार्ट हैं यानी इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है लिक्विड में सॉलिड की निस्बत। और जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर की वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस जो है सबसे पहले सॉलिड के कंपैरिजन में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। लिक्विड में जो डिस्टेंस पहले ज्यादा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो उतना ही वीक होंगी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, इस वजह से लिक्विड जो है वो इजीली एक्सपेंड करेगा, उसकी एक्सपेंशन सॉलिड से ज्यादा होगी। वाटर इमर्जेस एट राइट एंगल टू द सरफेस, मेन ये वाले पॉइंट्स हैं, आगे आप वो भी लिख सकते हैं। पार्ट टू है, होल्स एट ए एंड बी आर सेम साइज। ये दो होल्स हैं, ये वाला और ये वाला। एक्सप्लेन व्हाई द वाटर इमर्जेस फास्टर फ्रॉम होल ए देन एट बी। देखें, ए में ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है, बी में ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है। बी का डिस्टेंस ज़्यादा है ए की निस्बत, तो इसका मतलब है ए का जो बी में जो वाटर जो है वो फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स है वो ये वाला है और ए से ये वाला है। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर हो रहा है एज कम्पेयर टू बी, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड ज़्यादा क्यों है ए पर? लिक्विड है, लिक्विड के केस में हमने ये बात पढ़ी है P इज इक्वल टू रो जी एच। रो भी कांस्टेंट है क्योंकि वाटर है, जी भी कांस्टेंट है।
ए और बी की जो हाइट है बॉटम से वो देखना है हमने क्या है। बी की हाइट सपोज अगर ये वाली है तो ए की हाइट ये वाली है, तो ये बेसिकली डेप्थ है। इसका मतलब है कि हाइट का वर्ड मैंने कह दिया, ये है डेप्थ। तो ए की डेप्थ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी इसका मतलब है उतना प्रेशर ज्यादा होगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि उतनी फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा, स्पीड ज्यादा होगी। ये मेन पॉइंट है, डेप्थ का कॉन्सेप्ट इसमें मेन आता है। तो ये पॉइंट होगा कि जितना ए जो है ज़्यादा डेप्थ में होगा उसके अपर जो लिक्विड है वो उतना ज़्यादा होगा, लिक्विड का मैस, लिक्विड का वेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पीड बॉटम पर ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर शोज पार्टिकल इन अ सैंपल ऑफ लिक्विड वाटर, एक्सप्लेन यूजिंग आइडियाज अबाउट पार्टिकल्स व्हाइल लिक्विड एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड फॉर द सेम टेम्परेचर राइज। लिक्विड में एक्सपेंशन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है? देखें, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी फॉर पार्ट होते हैं, और सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जितने ये फार अपार्ट होते हैं, पहला पॉइंट आ गया कि ये फार अपार्ट हैं, यानी इनके दरम्यान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है लिक्विड में सॉलिड की निस्बत। और जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर की वजह से इनके दरम्यान डिस्टेंस जो है सबसे पहले सॉलिड के कंपैरिजन में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। लिक्विड में जो डिस्टेंस पहले ज़्यादा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड के पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो उतना ही वीक होंगी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी, इस वजह से लिक्विड जो है वो इजीली एक्सपेंड करेगा, उसकी एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होगी।
ये सारा मैंने लिक्विड के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। दोनों में ही ये सारा काम होगा, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे पहले बताया था कि लिक्विड में ये सारा प्रोसेस सॉलिड के निस्बत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से उसमें एक्सपेंशन ईजिली होगी और ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में जब 273 हम ऐड करते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा 373। डायरेक्ट आपने लिखना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज वाटर टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाई एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड इवन दो टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, ये होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के केस में ये प्रोसेस होता है कि जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन और जो स्टेट है, मैटर है, अपनी स्टेट को चेंज करता है। तो इसका मतलब है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब कांस्टेंट हो जाता है, जो हीट है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बजाय सारी की सारी हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है स्टेट को चेंज करने में। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इस केस में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है। तो दो पॉइंट्स मैंने लिखनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक इन नेचर होती हैं, और बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट सी है, हीटर इज यूज्ड टू हीट अ सैंपल ऑफ मेटल। देयर इज नो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू दिस फ्रॉम द मेटल टू दिस सराउंडिंग। मेटल हैज मैस। गिवन डेटा देखते हैं। मैस गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, हीटर इज स्विच ऑन फॉर 2 minutes, टाइम गिवन है, एंड देन स्विच ऑफ। मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री। पावर गिवन है, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी है, सी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। क्यू एनर्जी है, हीट एनर्जी जो उसको मिली है, एम मैस है, डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। वैसे तो यहाँ पर वैल्यू सारी गिवन है, हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती हैं या स्टूडेंट के जो इश्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, वो एक जो मेन इशू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैस का ऐसा यूनिट होता है केजी, लेकिन यहाँ पर है ग्राम। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस है, केल्विन होता है। टाइम का सेकंड होता है, मिनट गिवन है। और पावर का वॉट होता है, वॉट ही गिवन है। इसका मतलब है कुछ क्वांटिटीज अपने ऐसे यूनिट में हैं, कुछ क्वांटिटीज अपने ऐसे यूनिट्स में नहीं हैं। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन कई दफ़ा पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चले क्या हमने मैथ्स को केजी में कन्वर्ट करना है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है, या एज इट इज़ वैल्यूज़ को हमने प्लेस करना है। तो सबसे पहला ये इशू आता है यूनिट से रेलिवेंट, अगर यूनिट सेम नहीं है। तो इसका जो आंसर है या जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो मैं कहता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपने आंसर देखना है कि आंसर में कौन कौन से यूनिट्स गिवन है। अगर आंसर गिवन है तो आपने आंसर के अकॉर्डिंग यूनिट्स मैच करने। अगर आंसर गिवन नहीं है तो फिर आप सभी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। अब चूंकि आंसर में गिवन है यूनिट्स, अब यहां से हमें इजी हो जाएगा। मैस गिवन ग्राम है, तो ऑप्शन आंसर जो है उसमें भी ग्राम गिवन है, तो इसका मतलब है मैस की जो वैल्यू है वो हम 200 ही यूज करेंगे।
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही यूज होगा। अब आ गई पावर। पावर तो ऐसे यूनिट में है टाइम। क्या टाइम को हमने कन्वर्ट करना है या नहीं करना है सेकंड में? तो उसके लिए सेकंड पॉइंट जो है वो देखेंगे, ये जूल एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, यानी जो पावर है वो होती है एनर्जी बाय टाइम। मैंने ये क्यू एनर्जी यहाँ पर लिखी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू होगी पी टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, पी टी डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। स्मॉल टी टाइम है, कैपिटल टी जो है ये टेम्परेचर है। एनर्जी का एसआई यूनिट गिवन है जूल, तो इसका मतलब है कि हमें पावर और टाइम दोनों ही एसआई यूनिट्स में चाहिए, रिक्वायर हैं। तो पावर जो है वो वॉट में गिवन है, तो टाइम जो है इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चलेगा कि किस क्वांटिटी के यूनिट को आपने चेंज करना है या नहीं करना। तो इसके बाद सारी वैल्यूज यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ। P है 20 और टाइम जो है 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय मास 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। 40 माइनस 15 ये आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.48 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सपोज ये लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है वो होती है फोकल लेंथ। तो आप यहाँ पर किसी भी जगह पर आप अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ना, ये इनसाइड द फोकल लेंथ होता है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द फोकल लेंथ प्लेस करेंगे तो जो लेंस है उसके लिए एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करेगा। एक्सप्लेन हाउ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज इसलिए फॉर्म होता है कि दो रेज जो हैं वो कभी भी मीट नहीं करती, इस वजह से वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म होता है। ये इसका आंसर है। पार्ट सी में एक एरो ऑन अ डिस्प्ले 3.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वर्चुअल इमेज गिवन है। रे डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। ये आपकी फर्स्ट रे हो जाएगी। जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करेगी, कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ये फोकस होगा। एक सेकेंड लाइन आपने ड्रॉ करनी है जो इसके सेंटर में से विदाउट डिविएशन पास करे। तो देखेंगे जब आप ये स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो ये दोनों रेज जो हैं ये मीट नहीं कर रही। तो जब ये दोनों रेज मीट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। अब यहाँ से अगर आप इस इमेज को यहाँ से एक्सपेंड करें, वर्ड मूव करवाएंगे तो किसी एक पॉइंट पर जहाँ पे ये मीट करेंगी यहाँ पर इमेज बनेगा। और इमेज जो है वो ये आपने ना विद द हेल्प ऑफ अ स्केल इनको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपके पास जो है वो पेज होगा, साथ स्केल भी अवेलेबल होगा। तो आप स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइंस आपकी ड्रॉ होंगी। मैंने इसे मैनुअली ड्रॉ किया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ना इसका इमेज बनेगा। ये हमने यहाँ पर ये बना ली है इसकी रे डायग्राम। इनको बेशक आप डॉटेड फॉर्म में शो कर दें, लेकिन स्केल यूज करें। स्केल डजेंट मीन कि यहाँ की वैल्यूज जो हैं, स्केल मीन जो आप एक मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, पैमाना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अच्छा जी, डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकल पॉइंट है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ कहलाता है। अब यहाँ से देखें कि ये 2 सेंटीमीटर, कितने ब्लॉक्स हमें 2 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ब्लॉक्स जो हैं ये हमें 2 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक्स हैं। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक 10 ब्लॉक्स हैं।
5 ब्लॉक्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर की और 10 ब्लॉक्स हमें इंफॉर्मेशन देंगे 4 सेंटीमीटर की, तो जो फोकल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होगी। ड्राइंग मेड बाय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने ये जो डायफ्रैक्शन है यहाँ पर शो किया है, पैटर्न बनाया है। पार्ट ए है स्टेट वन वे इन विच स्टूडेंट्स ड्राइंग ऑफ क्रेस्ट इज रॉन्ग। इसमें क्या गलतियां हैं वो हमने फिगर आउट करनी है। सबसे पहले तो ये देखें, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं ये सारे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है वेवलेंथ। हर दो कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस इतना है, और जब डायफ्रैक्शन हुई है तो डायफ्रैक्शन के बाद जो वेवलेंथ है वो सेम रहनी चाहिए। वेवलेंथ मस्ट बी सेम, बट इन दिस केस वेवलेंथ इज टू लार्ज। सबसे पहले तो ये एक मिस्टेक आई है, और यही मिस्टेक आप वन वे है तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। देन द वेवलेंथ complete figure 7.2 with at least 3 crest to show the new diffraction pattern। जितना ये जो गैप है स्मॉलर होगा उतनी डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस है बिफोर डायफ्रैक्शन एंड आफ्टर डायफ्रैक्शन सेम रहना चाहिए। ये 3 क्रेस्ट हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। हर दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। पार्ट सी है, in one part of the ripple tank, water wave has a speed 6 centimeter and a wave then passes into shallow region। वेव ने अपना रीजन चेंज किया है, मीडियम चेंज किया है। स्पीड ऑफ वेव इन शैलो रीजन इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिफाइन द टर्म वेवलेंथ। सबसे पहले हमने वेवलेंथ को डिफाइन करना है। वेवलेंथ की मल्टीपल डेफिनेशन होती हैं। सपोज अगर एक सिंगल वेव है तो लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव, एक वेव 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का जो फेज है ना वो एक पूरा वेव अपना कंप्लीट करती है। तो लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव जो है वो भी वेव लेंथ है। अगर वेव्स एक से ज्यादा हैं, हम ट्रांसवर्स की बात करेंगे, तो ये वाले पॉइंट्स क्रेस्ट हैं, ये वाले पॉइंट्स ट्रफ हैं। दो आइडेंटिकल दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस भी वेवलेंथ है, दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कोई भी दो आइडेंटिकल पॉइंट्स जो वेव के होंगे, जैसे ये क्रेस्ट क्रेस्ट हो सकते हैं, जीरो ये ट्रफ ट्रफ हो सकते हैं, कोई भी दो आइडेंटिकल पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी होगी v बाय लैम्डा। स्पीड जो है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 हर्ट्ज। अब देखें ये ऐसा यूनिट है, तो जब आपने सेंटीमीटर को सॉल्व करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसको आप यूं करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻², और ये 2 इंटू 10⁻², बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², मीटर। तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो आंसर आपका 3 आएगा, 3 हर्ट्ज ऐसा यूनिट। ये आपने नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, पार्ट 3 है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव इन अ शैलो पार्ट ऑफ द टैंक। वेव ने अपना मीडियम चेंज किया है। वेन एवर वेव चेंजेस अ मीडियम इट रिफ्रैक्ट्स। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन में
स्पीड जो है वो चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसका मतलब है यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है और रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी स्टेज सेम एंड वी एंड लैम्डा चेंजेस। ये जस्ट आपकी एक रिवीजन के लिए मैंने लिखा है, राइट डाउन किया है। तो अगेन यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी 3 ही रहेगी। स्पीड क्या होगी? शैलो रीजन में जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो अब यहाँ पर शैलो रीजन की जो स्पीड है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब क्योंकि वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा। जब 4/3 आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.33 सेंटीमीटर। तो जब भी रीजन चेंज हो, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है या स्पीड फाइंड करनी है, तो याद रखें कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेवलेंथ और जो स्पीड है वो चेंज होती है, डायरेक्ट इनका रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, a filament lamp is arranged above a shiny metal surface. A student reads in a textbook that LED is more efficient than a filament. What is meant by efficiency? एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या एफिशिएंसी जो है उसको वर्ड्स में भी आप, वो आउटपुट बेसिकली होती है और इनपुट में टोटल एनर्जी जो अप्लाई हो रही है वो वाली होती है। पार्ट 2 है, सजेस्ट व्हाई एफिशिएंसी ऑफ फिलामेंट लैंप इज वेरी लो। फिलामेंट लैंप जो है इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसमें जो एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इस वजह से एफिशिएंसी फिलामेंट लैंप की कम होती है। filament about filament lamp and suitable LED। ये गिवन डेटा है, फिलामेंट की इनपुट पावर और एफिशिएंसी गिवन है, एलईडी की एफिशिएंसी नहीं है, इनपुट पावर गिवन है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एलईडी emits the same amount of visible light as the filament lamp। एमिशन जो है वो बेसिकली आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि एलईडी की और फिलामेंट लैंप की जो आउटपुट है वो सेम है। ठीक है, यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी। एफिशिएंसी को मैं ई से डिनोट करता हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट और इनपुट। यहाँ पे चूंकि पावर गिवन है तो हम पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट लिखते हैं। अब हमारे पास जो आउटपुट पावर है एफिशिएंसी जो है फाइंड आउट कर सकेंगे, और फिलामेंट लैंप की इनपुट पावर और एनर्जी एफिशिएंसी दोनों गिवन है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमने आउटपुट पावर फाइंड आउट करनी है। और चूंकि आउटपुट जो है वो सेम है तो इस वजह से जो फिलामेंट लैंप वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम आउटपुट पावर को पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम एफिशिएंसी ऑफ एलईडी फाइंड करेंगे। तो आउटपुट का फॉर्मूला बनेगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय पी इन। एफिशिएंसी है 6.2, इसे डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ताकि हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ जाए। मल्टीप्लाई बाय इनपुट कितनी है 120। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.4 वॉट। ये आ गई आउटपुट पावर। अब एफिशिएंसी ऑफ एलईडी हम फाइंड करते हैं। एलईडी की एफिशिएंसी होगी पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एफिशिएंसी है ये आई है लैंप की, और लैंप की और एलईडी की चूंकि आउटपुट, स्टूडेंट्स ये जो आउटपुट है ये आई है लैंप की, और लैंप और एलईडी की आउटपुट चूंकि सेम है इसलिए हम यही वाली आउटपुट यहाँ पर यूज करेंगे। 7.4 डिवाइडेड बाय 15, और इसका आंसर परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50%। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर सी, filament lamp is connected to the live and neutral wire in the main supply. The earth wire is connected to the shiny metal surface. Fuse in the live wire. There is a fuse by accident. Live wire touches the shiny metal surface. What happens? Describe. ये थ्री टाइप्स ऑफ वायर्स होती हैं। ये जो लाइव वायर होती है ये हमें पावर सप्लाई करती है या वोल्टेज सप्लाई करती है, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो है ये पाथ को कंप्लीट करती है, और जो अर्थ वायर है ये हमें किसी भी शॉक से या किसी भी डेंजर से बचाती है। ये प्रिवेंशन मेजर्स के लिए हम यूज करते हैं। तीन वायर्स होती हैं, इनका ये पर्पज होता है। जो वोल्टेज सप्लाई आ रही होती है, पावर सप्लाई आती है, वो लाइव वायर में होती है। और जो फ्यूज है वो हमेशा लाइव वायर के साथ अटैच किया जाता है। ये जस्ट एक मैंने आपको एक रिवीजन के तौर पर बातें बताई हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लाइव वायर टचेस द शाइनी मेटल सरफेस। लाइव वायर जब शाइनी मेटल सरफेस, मेटल है ना तो यानी कंडक्टर है, जब इसमें इसे टच करेगी ये शाइनी मेटल सरफेस के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ से क्या होगा कि बहुत ज्यादा करंट जो है वो पास करना शुरू कर देगा, ठीक है। करंट पास करेगा, उसकी रीजन लार्ज करंट की रीजन क्या है, जो अर्थ वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होती है, तो करंट जो है वो बहुत ज्यादा पास करेगा, लार्जर करंट पास करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट होगा, सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ये प्रोसेस होना है यहाँ पर, इसे हमने वर्ड्स में अब राइट डाउन करना है। द अर्थ वायर, फ्यूज को अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन इज नॉट प्रोटेक्टेड व्हेन लाइव वायर टचेज द शाइनी मेटल सरफेस। अब देखें, लाइव वायर जो है, सपोज ये अर्थ वायर है, यहाँ पर मैंने फ्यूज लगाया हुआ है। एक स्टूडेंट ने लगाया, मैंने नहीं लगाया, रॉन्गली स्टूडेंट ने रॉन्गली लगाया है। ये स्टूडेंट ने यहाँ पर रॉन्गली अटैक की सी। ये जो मेटल सरफेस है ये हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। मेटल सरफेस में से अब करंट पास कर रहा है। करंट जो है यहाँ से जब ग्राउंड में जाएगा तो फ्यूज को मेल्ट करेगा, ठीक है। फ्यूज जब मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो करंट है, मेटल सरफेस में से करंट जो है वो नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ का सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होगा, जितना करंट है वो सारे का सारा जो है मेटल सरफेस में ही फ्लो करता रहेगा, ये ग्राउंड नहीं जा सकेगा। इस वजह से जब भी कोई शाइनी मेटल सरफेस को टच करेगा तो उसे शॉक लगेगा, क्योंकि जो करंट है वो अर्थ नहीं हो रहा। ये रीजन है। Later, explain why there is a voltage induced in the coil when coil is turned. देखिए स्टूडेंट, जब कॉइल टर्न करेगी तो जो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के रोटेशन की वजह फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वही वोल्टेज होगा। पार्ट बी में फिगर 9.1, द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल। कॉइल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। विद साइड ए बी ऑन द लेफ्ट, आउटपुट वोल्टेज इज 6। ऑन फिगर 9.2, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ईच ऑफ द शेडेड बॉक्सेस। ये हमने बॉक्सेस और इनको आपस में ड्रॉ करना है। वन लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी गई है। जब भी कॉइल वर्टिकल होगी, ठीक है, वर्टिकल के केस में जो फील्ड लाइन के केस में हमेशा जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो कॉइल जो है ए बी की साइड जो है वो लेफ्ट थी तो +6 है, जब ए बी की साइड राइट पे आएगी तो ये -6 हो जाएगी। यानी कि इसी तरह ही होता है ना। आप ये समझ लें कि जब कॉइल ए बी जो है वो, जो साइड ए बी है वो अगर लेफ्ट पे है तो ये प्लस की वैल्यू है, जब वो राइट पे आएगी तो करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, और रिवर्स करने की वजह से
उसकी वैल्यू जो है वो -6 हो जाएगी। वर्टिकल के केस में कुछ भी नहीं होगा। पार्ट सी, both AC generator and DC motor contain a coil and brushes. A figure shows how brushes are connected. Draw a diagram to show how brushes are connected to coil in the DC motor. DC मोटर में और AC जनरेटर में एक मेन डिफरेंस होता है स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स का। AC जनरेटर में यूज होते हैं स्लिप रिंग्स कार्बन ब्रशेस के साथ, और DC मोटर में यूज होते हैं स्प्लिट रिंग्स कॉम्यूटेटर। ठीक है, तो सपोज कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। स्प्लिट रिंग जो है हाफ इसका, या इस स्प्लिट रिंग हम यूं अटैच करेंगे, यहाँ पर ये कार्बन ब्रशेस हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको बैटरी के साथ अटैच कर देंगे। यूं करके ये बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा, कुछ इस तरह करके ये प्रोसेस इसका बनेगा कि आपने स्प्लिट रिंग्स को कनेक्ट करना है कार्बन ब्रशेस के साथ। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर बेसिकली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर देनी है। पार्ट 2 है व्हाई देयर आर फोर्सेज ऑन साइड्स ऑफ द कॉइल इन द डीसी मोटर। कॉइल के दोनों साइड्स पर फोर्सेज एक्ट क्यों करेंगी? लेकिन स्टूडेंट्स, एक तो आप फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है, आप उसे भी यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पर रोटेशन की वजह से ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगी। अगर आपको करंट की डायरेक्शन का पता है तो आप फ्लेमिंग रूल से बता सकते हैं कि किस पर अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी, किस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगी। ये वाला आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट भी है, जब इसमें करंट पास होगा कॉइल में, सपोज मैं करंट की डायरेक्शन यूं शो कर लेता हूं, करंट की वजह से इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये परमानेंट मैग्नेट की वजह से है। जब कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड्स, जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी ना, तब इनकी इंटरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट होती है। एक्चुअल फोर्स एक्सर्ट इनकी फील्ड की इंटरेक्शन से होती है। फ्लेमिंग रूल से हमें यह पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है। तो an isotope of carbon, it undergoes a radioactive decay with half-life 6000 years. Age is found using carbon-14 that it contains. Describe what happens during radioactive decay. रेडियोएक्टिव डिके के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियस में से रेडिएशन एमिट होती हैं। वो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती हैं। अल्फा पार्टिकल्स, ये जस्ट आपकी एक रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल जो हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, जिनके में टू प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और इन पे चार्ज जो है वो +2e होता है। और सेकंड टाइप है बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और थर्ड होती हैं गैमा रेज। गैमा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इन पे चार्ज भी जीरो होता है, इनका जो रेस्ट मास है वो भी जीरो होता है। ये जस्ट प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और किसी भी रेडियोएक्टिव डिके में अनस्टेबल न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा और गैमा रेज जो है वो एमिट होती हैं। कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी एक रिवीजन के लिए। Yeah, count rate of carbon 14 is initially 1600 counts per minute. On figure draw a graph. हमने ग्राफ ड्रॉ करना है to show how the count rate will vary over the next 24,000 years. Initial counts given है। काउंट रेट और टाइम के दरमियान ग्राफ है, तो सबसे पहले आप देखें कि हाफ लाइफ कितनी है। 6000 ईयर्स है, इसका मतलब है 6000 जो है, इनिशियल काउंट रेट 1600 है, और जो हाफ लाइफ है वो 6000 ईयर्स है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट है
हाफ लाइफ क्या होती है? जिसमें काउंट रेट्स जो हैं वो हाफ हो जाए। तो आफ्टर वन हाफ लाइफ काउंट रेट्स जो हैं वो 1600 से 800 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये वाली जो पॉइंट है ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, और इस पर 800 काउंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप क्रॉस का साइन ड्रॉ करें। ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई। सेकेंड हाफ लाइफ में टाइम कितना होगा? ठीक है। और जो टाइम है वो हो जाएगा 12,000। तो 12,000 और 400 यहाँ पर एक क्रॉस हम प्लेस कर देंगे। इसी तरह थर्ड के बाद हो जाएगा 200। ये काउंट्स पर मिनट्स हैं सारे। ठीक है। और थ्री हाफ लाइफ के बाद 1800, और ये 200, 1800 और ये 200 जो है इस लाइन पे आ जाएंगे। इस तरह क्रॉस लगाकर इसके बाद आपने ग्राफ को यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है कभी भी इसको टच नहीं करेगी, क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं होता। तो ये एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेम द apparatus used to measure the radiation। apparatus का नेम बताना है एंड हाउ इट इज यूज्ड। apparatus जो है वो जीएम ट्यूब होती है, और एक काउंटर होगा, काउंटर कह लें या टाइमर कह लें। हाउ apparatus इज यूज्ड। सबसे पहले जो ये फॉर एग्जांपल जीएम ट्यूब है, ठीक है, इसके सामने ये रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सैंपल पड़ा हुआ है वुड का, ये वुड का सैंपल है। इसमें से जो रेडिएशन निकलेंगी, एमिट होंगी, जीएम उनको सबसे पहले काउंट करेगा। लेकिन जो बैकग्राउंड रेडिएशन है, यहाँ पर ये जीएम काउंटर जो है, जीएम ट्यूब जो है हमने एक रखी हुई है किसी एक लैब में, तो वहां पर भी रेडिएशन होती हैं। आप इस वक्त जिस रूम में बैठे हैं वहां पर भी बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद हैं। तो ये जीएम ट्यूब जो है उन बैकग्राउंड रेडिएशंस को भी काउंट करेगा। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो काउंट रेट होगा उसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन को हम माइनस करेंगे, तो उससे हमें ये एग्जैक्ट हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे जी, मेजर दी नंबर ऑफ काउंट्स। वुड की एज हमने फाइंड आउट करनी है। तो काउंट रेट से हमें एज का कैसे पता चलेगा? ये जब भी हमने ग्राफ किया था, जब भी हमें काउंट रेट पता चलेंगे, सपोज हम कहते हैं जी कि 600 काउंट करेंगे, एज क्या है सैंपल की। सपोज टाइम है ये वाला है, एज इसकी ये वाली है। ठीक है। 600 है, इसी तरह 600 को यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा इसकी एज क्या है। तो इस तरह आप काउंट रेट से, यहाँ से आपको पता, काउंट रेट्स की मदद से आप जो एज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक टेबल गिवन है। सबसे पहले हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। तो जस्ट ये नेम है जो आपने याद रखने हैं। प्लेनेट जो है ये मर्क्यूरी होगा। जुपिटर, और ये होगा यूरेनस। ये टेबल कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मार्स एज इट ट्रेवल्स अराउंड द सन। स्पीड हमने फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला होता है s/t। तो s जो है वो 2πr डिवाइडेड बाय t टाइम। अब ये जो टेबल है इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r। मार्स और अर्थ के दरमियान, मार्स और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये डिस्टेंस है किलोमीटर्स में। 2.3 इंटू 10⁸ ये किलोमीटर में है। हमें ऑर्बिटल स्पीड भी किलोमीटर में चाहिए, तो ये किलोमीटर में ही हम इसको एज इट इज रखेंगे।
डिवाइडेड बाय टाइम, ये टाइम है ऑर्बिटल टाइम, यानी कि टाइम पीरियड। एक राउंड ट्रिप जो है मार्स कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो ये टाइम है 5.9 इंटू 10⁻⁷। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर सेकंड। Describe the relation between distance of the planet and its orbital period. जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका ऑर्बिटल पीरियड भी ज्यादा होगा। टाइम और आर जो है ये डायरेक्ट रिलेशन में होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इंक्लूड एनी अनोमलीज। डिस्टेंस और सरफेस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, जितना जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा सन की रेस जो है वो उतनी कम उस प्लेनेट पर पहुंचेंगी, तो उसमें जो है उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। पेपर कंप्लीट हो गया, आप इसको स्टडी करें, रीड आउट करें, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट पेपर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।